नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो में मैं प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूं। पूर्व के वीडियो में मैंने आपदा और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए इसके बारे में चर्चा की थी। प्राकृतिक आपदा में मुख्य रूप से बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवात आदि आते हैं, सुनामी आदि आते हैं। आज मैं बाढ़ पर चर्चा करने जा रहा हूं। हम देखेंगे कि ये जो आपदा है इसके आने के क्या कारण हैं, इसके आने पर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इन आपदाओं से होने वाली क्षतियों को हम कैसे कम कर सकते हैं, हम कैसे इसका उचित प्रबंधन कर सकते हैं। मुख्य विषय वस्तु पर आने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जिस मिथिलांचल क्षेत्र में रहते हैं वहां पर एक कहावत काफी प्रचलित है। कहावत है, पग पग पोखर माछ मखान, सरस मधुर मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सरस क्षेत्र मिथिलांचल थी। इस कहावत में जो हम बोलते हैं, सबसे पहले पग पग पोखर, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मिथिलांचल में जो पग पग पर पोखर पाया जाता है, हालांकि वर्तमान समय में आपको ये दृश्य पग पग पोखर वाला दृश्य अब बहुत कम मिलेगा, क्योंकि 21वीं सदी के हम बुद्धिजीवियों ने उन पोखरों को पाट दिया है और वहां पर बड़े बड़े मॉल खोल रखे हैं, या उसको खेती के रूप में या आवास के रूप में हम अब उस भूभाग का प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन अगर इस पर हम गंभीरता से सोचें कि आखिर मिथिलांचल में पग पग पोखर क्यों है या क्यों था, तो हम पाते हैं कि हमारा जो ये क्षेत्र है, मिथिलांचल का क्षेत्र है, वो दुनिया में सर्वाधिक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। बरसात के समय में यहां चारों तरफ जलमग्न हो जाते हैं, गर्मी के समय में सूखा पड़ जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस प्राकृतिक आपदा का, यानी बाढ़ और सूखा जो प्राकृतिक आपदा है, यहां पर द्रष्टव्य है कि जब हम प्राकृतिक आपदा की चर्चा करते हैं तो इनमें बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं जो जिसके बारे में हम ये निश्चिंत रहते हैं कि ये आपदा कब आएगी। जैसे बाढ़, बरसात का मौसम आएगा तभी बाढ़ आएगा, गर्मी का मौसम रहेगा तभी सूखा पड़ेगा। तो हम इतना तो अवश्य समझ रहे हैं कि इसके आने का संभावित समय क्या होता है। तो जब हम किसी आपदा के आने के संभावित समय के बारे में जान रहे हैं, उस परिस्थिति में उन आपदाओं का प्रबंधन करना अत्यंत सरल है। हम उसका उचित प्रबंधन करके जान माल की कम से कम क्षति होने देंगे। तो हमारे पूर्वजों ने जो ये पग पग पोखर बना रखा था, इसका मुख्य काम था, जब बाढ़ आता है तो वो जो तेज गति से पानी आ रहा है उसको ब्रेक करना, यानी उसके रफ्तार को, गति को कम करने का काम ये पोखर करता था।
जैसे हम अभी रोड पे चलते हैं तो वहाँ पर स्पीड ब्रेकर आता है, तो स्पीड ब्रेकर है तो हम गाड़ी से अगर चल रहे हैं तो वहाँ पे अपनी गाड़ी को धीरे कर लेते हैं। अगर हम धीरे नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हम गिर जाएंगे। यानी कि वहाँ पर आपको सही रूप से पार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको अपने गाड़ी के गति को कम करना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह से बाढ़ का पानी जो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए ये पोखर ब्रेकर का काम करता था, यानी उसके गति को वो कम कर देता था। अब वो पानी पहले पोखर में भरेगा, फिर वो ऊपर आगे बढ़ेगा। इससे हमको दो फायदा था। पोखर से जो एक बाढ़ की क्षति को कम किया, दूसरा जब बाढ़ चला गया तो उसमें पानी जमा हो गया, तो गर्मी के समय में जो सूखा पड़ेगा उस समय में जो जल की कमी होगी उसकी पूर्ति हमको उससे होगी। उस पोखर में हम जो है सो मछली पालन करेंगे, या हमारे पूर्वज करते थे, आज भी हम कर रहे हैं, और मखाने की खेती हो रही है। और हमारे सुख समृद्धि का ये सबसे बड़ा जो है सो उपाय था। बड़ा ही गौर करने का विषय है कि आप देखेंगे कि प्राचीन काल से लेकर के अंग्रेजी हुकूमत तक हिंदुस्तान के तमाम भागों से, यानी बिहार में भी, बिहार के तमाम क्षेत्रों से, मिथिलांचल को छोड़ दिया जाए, मिथिलांचल के अलावे तमाम क्षेत्रों से लोगों का विभिन्न देशों प्रदेशों में जो है विस्थापन हुआ, माइग्रेशन हुआ, माइग्रेट किया लोगों ने। लेकिन मिथिला के लोग कभी माइग्रेट नहीं किए, जबकि मिथिलांचल सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित क्षेत्र है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बोला, बाढ़ के समय में जलमग्न हो जाना, गर्मी के समय में सूखा पड़ जाना। लेकिन इस कठिनाइयों के बावजूद मिथिला का लोग माइग्रेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मिथिलांचल के लोगों ने इन प्राकृतिक आपदाओं का सही प्रबंधन करके, यही पोखर की जो हम बात कर रहे हैं, सही प्रबंधन करके उसके साथ जीना सीख लिया था। इनके लिए बाढ़ का आना आपदा नहीं था, बाढ़ का आना इनके लिए काफी बहुत बड़ी सौगात था। क्योंकि बाढ़ के आने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, खास करके मृदा संवर्धन के लिए। बाढ़ आता है, उसके साथ नई मिट्टी आती है, वो उर्वर मिट्टी जो है सो की परत जो है सो जमती है, तो हमको जो है सो उससे अच्छी फसल होती है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाढ़ को जो हमने आपदा बना रखा है, इसका सबसे बड़ा कारण हमारा अनियंत्रित विकास है, जिसको आज के समय में हम जिसको विकास कहते हैं कि हम बहुत डेवलप कर रहे हैं। ये जो विकास है, ये आपदा का, खास करके बाढ़ का, खास करके मैं बिहार के बाढ़ की बात कर रहा हूं, उत्तर बिहार के बाढ़ की बात कर रहा हूं, मैं मिथिलांचल के बाढ़ की बात कर रहा हूं, कि इसका सबसे बड़ा कारण ये हमारा अनियंत्रित विकास है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा जो बिहार, खास करके उत्तरी बिहार है, उसके उसके उत्तर में महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो महान हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, उस पर बर्फ, बहुत सारी नदियां निकल रही हैं, और उतने विशाल क्षेत्र पर जो वर्षा होगी और उसका ढाल उत्तर बिहार होकर के है, तो वो सारा पानी उत्तर बिहार होकर के ही जो है सो गंगा में आएगी, और गंगा से फिर समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। ढाल, तो जब ढाल जो है सो हमारा उत्तर से दक्षिण की तरफ है, हिमालय से
हम बात करें तो गंगा नदी के बीच का जो ये ढाल है, तो पानी का जो प्राकृतिक प्रवाह होता है ढालानुरूप, तो उसको हम किसी भी कीमत पे नहीं रोक सकते हैं। अगर हम पानी के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो जो है सो हमारे लिए जानलेवा होगा। आज के समय में हमने पानी के उसी प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर रखा है। नई नई सड़कें, बांध आदि बना करके हमने उसके प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध किया है। अब मान लीजिए हमने बांध बनाया और बांध के एक तरफ पानी जलमग्न हो गया, बाढ़ आ गया, वहां के लोग हाहाकार कर रहे हैं और इस तरफ के लोग जो बड़ी चैन से हैं। तो आपने घटना सुना होगा कि लोग रात्रि में या छिप करके काफी पहरा होने के बावजूद बांध को काट देते हैं। तो एक तरफ के लोग जो जलमग्न क्षेत्र में है वो सोचते हैं कि अगर इसको काट देंगे तो ये पानी जो है उस तरफ चला जाएगा तो हमको राहत मिलेगा। अब ये जो कटा तो वो अचानक जो है तो उस क्षेत्र में बाढ़ आ गया, जानमाल की काफी क्षति हो गई। तो इस तरह हम देखते, फिर हमने सड़क बनाया, तो इस तरह से हमने पानी के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध किया, जो बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है। और उत्तर बिहार में बाढ़ न आए इसका मेरे नजर से तो मात्र एक उपाय है, जो हिमालय के किनारे किनारे हिमालय इतना ऊंचा दीवार खड़ा कर दीजिए ताकि हिमालय का पानी उत्तर बिहार में न आए। और ये हमारे द्वारा, हम मानवों द्वारा कदापि संभव नहीं है। तो जब ये संभव है ही नहीं तो हम इसके प्राकृतिक प्रवाह को क्यों अवरुद्ध कर रहे हैं? वो बाढ़ जो हमारे लिए वरदान था आज हमारे लिए अभिशाप हो गया है। अब मैं इस बाढ़ से संबंधित विषय वस्तु से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। बाढ़ नदियों या जलस्रोत और जलाशयों में अधिक जल आने से अचानक और अस्थायी रूप से किसी भूभाग का जलमग्न हो जाना बाढ़ कहलाता है। बाढ़ आने के कारण बाढ़, अतिवृष्टि, तेज हवाएं, चक्रवात, सुनामी, बर्फ का पिघलना या बांधों का फटना आदि के कारण ही आती है। बाढ़ धीरे धीरे भी आ सकती है या अतिवृष्टि या जल भंडार में दरार या पानी का अधिक भरकर फैलने से अचानक भी बाढ़ आ सकती है। नदियों और तालाबों में गाद जमाने के कारण बाढ़ की घटनाओं और उनकी तीव्रता में वृद्धि होती है। बाढ़ के प्रभाव हताहत यानी मरना या घायल होना, डूबने, गंभीर चोट या महामारियों जैसे डायरिया, हैजा, पीलिया, वायरल संक्रमणों के कारण मनुष्य और पशुओं की मृत्यु बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सामान्य समस्या है। बाढ़ के समय कुएं तथा पेयजल के अन्य स्रोत भी जलमग्न हो जाते हैं, जिसके कारण शुद्ध पेयजल की बहुत कमी हो जाती है। कभी कभी लोगों को मजबूरी में बाढ़ का संक्रमित जल ही पीना पड़ता है, जिससे गंभीर रोग पैदा हो जाते हैं। बाढ़ के दौरान मिट्टी के घर और कमजोर नींव पर खड़े भवन ढह जाते हैं और जान माल के लिए खतरा और क्षति पैदा हो जाती है। सड़कों, रेल पटरियों, बांधों, स्मारकों, फसलों और पशुओं की भी भारी हानि होती है। बाढ़ के कारण बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं, जिसके कारण भूस्खलन और मृदा अपरदन हो सकता है। घरेलू सामान के साथ खाद्य पदार्थ, बिजली के उपकरण, फर्नीचर, कपड़े सब बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। भूमि पर भंडारित सामान जैसे अनाज, मशीनी उपकरण, गाड़ियां, पशुधन, साल्ट पैन और मछली की शिकार की नौकाएं पानी में डूबकर बेकार हो जाती हैं। उपयोगी वस्तुएं अर्थात जल आपूर्ति, वाहित मल व्यवस्था, संचार व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था, रेल मार्ग सभी बाढ़ के कारण खतरे में पड़ जाते हैं।
मानव और पशुधन की क्षति के साथ बाढ़ के कारण खेतों में खड़ी लहलहाती तैयार फसलों की भी भारी हानि होती है। बाढ़ का पानी भंडारित अनाज के साथ कटकर रखी फसल में को भी नष्ट कर देती है। बाढ़ के पानी से मिट्टी की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। खेत के ऊपर की उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह जाने से खेत बंजर हो जाते हैं। समुद्री तटों पर स्थित खेतों में समुद्र का खारा पानी भर जाने से वे कृषि के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अब है कि हम बाढ़ का नियंत्रण कैसे करें। बाढ़ को कई प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। वृक्षारोपण करके, बहकर आने वाले जल की मात्रा कम करने से बाढ़ के पानी का स्तर भी घट जाएगा। जंगल बारिश के पानी को भूमि के अंदर जाने का रास्ता देते हैं। इससे भूमिगत जल स्तर पुनः स्थापित होता है और पानी का व्यर्थ बहना कम हो जाता है। बांधों के निर्माण से पानी का भंडारण होता है और बाढ़ के जल में कमी आती है। बांध पानी को एकत्रित कर सकते हैं, इस कारण पानी नीचे नदियां तक नहीं पहुंच पाती। यदि बांध में एकत्रित पानी सीधा नदियों तक पहुंचे तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। बांधों से पानी को नियंत्रित रूप से छोड़ा जाता है। नदी, नहर, नालों से गाद निकाल कर उन्हें गहरा करके और तटों को चौड़ा करने से उनमें अधिक पानी भरने की धारण क्षमता बढ़ जाती है। बाढ़ प्रबंधन। यदि बाढ़ नियंत्रण की उचित योजना और उचित प्रबंधन तरीकों का नियोजन ढंग से पालन करें तो बाढ़ से होने वाली क्षति और जानमाल की हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है और कम किया जा सकता है। बाढ़ के उचित प्रबंधन के लिए सुचारू और युक्ति संगत योजना बनाने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को पहचान कर उन्हें चिन्हित करना आवश्यक है। इन क्षेत्रों में बाढ़ का बार बार आना और आकर को जानना भी जरूरी है। बाढ़ का पूर्वानुमान। प्रायः लोगों को काफी पहले खतरे की सूचना देकर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाता है। जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा की तीव्रता का माप जल वैज्ञानिकों को इतना अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त होता है कि नदी में पानी बढ़ने से कितना क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। जल वैज्ञानिक बाढ़ आने से पहले ही उसका अनुमान लगा लेते हैं। उसी संभावना से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सामान और पशुधन के साथ सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के लिए चेतावनी दी जाती है। भारत में वर्षा मापक स्टेशनों का जाल काफी बड़ा है। बाढ़ की चेतावनी केंद्रीय जल कमीशन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन तथा जल संसाधन विभाग द्वारा जारी की जाती है। भूमि उपयोग योजना। विकास की सभी गतिविधियों के लिए भूमि उपयोग की योजना का बहुत महत्व है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में विकास के किसी मुख्य कार्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि निर्माण कार्य बिल्कुल ही अनिवार्य हो तो ऐसा होना चाहिए कि बाढ़ की शक्ति वह इमारत झेल सके। इमारतों को किसी ऊंचे स्थान पर ही बनाए जाने चाहिए। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जलग्रहण वाले क्षेत्रों पर वृक्षोन्मूलन एकदम नहीं होना चाहिए। पेड़ काटने से पानी बहुत अधिक तीव्रता से बहता है और पानी के साथ मिट्टी बहने से मृदा अपरदन बहुत अधिक होता है। मृदा अपरदन नदियों में गाद जमने का मुख्य कारण है और नदियों में गाद जमने से बाढ़ों की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसे निर्माण कार्य की जिसके कारण जल निकास बाधित हो कभी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अचानक आए पानी के निकास की नलियों के ऊपर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इन सब से बाढ़ का खतरा घट जाता है। आपदा। बाढ़ आने से पूर्व प्रबंधन, यानी बाढ़ आने के पूर्व हम कौन कौन सी व्यवस्था करें ताकि बाढ़ आने के पश्चात उससे हमें कम से कमतर क्षति हो। कुछ पूर्वा उपाय या सावधानियां जिससे बाढ़ का खतरा कम होता है इस प्रकार हैं। घरों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर बनाना चाहिए। मौसम की सूचना, बाढ़ आने के पूर्वानुमान की सूचनाओं के प्रति जागरूक और सचेत रहना चाहिए। स्थान खाली करने के निर्देश और चेतावनी के बाद तुरंत ही उपलब्ध शरण स्थलों में चला जाना चाहिए। जब आप शरण स्थल में जा रहे हैं
तो किसी अपने कीमती सामान को किसी ऊंचे स्थान पर रख दें जिससे वह बहे या डूबे नहीं। आपातकाल के लिए कुछ अतिरिक्त भोजन जैसे दाल, चावल, शक्कर आदि घर में रखिए। किसी खुले या ढीले बिजली के तार को ना छुएं। अफवाह फैलाने और उनको सुनने से बचें। वृद्ध और बच्चों का विशेष ध्यान रखें और उनके खाने का प्रबंध रखें। बाढ़ के समाप्त होने के बाद स्वयं की और परिवार की चिकित्सीय जांच अवश्य कराएं। चोट और किसी भी प्रकार की बीमारी में डॉक्टरी सलाह लें। घर और आसपास जमा हुए बाढ़ के कचरे के ढेरों को साफ करें। किसी भी नुकसान या क्षति की सूचना राजस्व विभाग को अवश्य दें। नमस्कार, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में प्राकृतिक आपदा सूखा विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा कि सूखा आने के क्या कारण हैं और किस तरह से प्रबंधन करके हम सूखे से होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।